हेलो। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आरओ एआरओ में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था को डिस्कस करने के पहले हमने क्विक रिवीजन सीरीज में आधुनिक भारत भी डिस्कस किया है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस क्लास को भी। आज की क्लास में हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है भारत में संवैधानिक विकास की हम बात करेंगे। तो भारत में संवैधानिक विकास में सबसे पहला एक्ट आपको दिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लास एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किसको रेगुलेट करने की बात कही गई है, किसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो आप सभी को पता है ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए। ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप देखते हैं ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में रहकर कई युद्ध लड़ती है। एंग्लो मैसूर युद्ध की हम बात करते हैं, एंग्लो मराठा युद्ध की बात करते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध को तो निर्णायक युद्ध कह दिया जाता है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपकी ईस्ट इंडियन कंपनी रहती है और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल एम्परर तीनों मिलकर ईस्ट इंडियन कंपनी को पराजित नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रिटी साइन होती है। और इस समय हम डुअल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। डुअल गवर्नमेंट में क्या कहता है क्लाइव कि जो निजामत है वो किसके पास होगी? वो रूलर के पास होगी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य कौन करेगा? जो रूलर है, जो शासक है वो करेगा। लेकिन जो दीवानी राइट होगी, मतलब जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन है, ठीक है, जितना भी टैक्स कलेक्शन है, जो भी चीजें वित्त से रिलेटेड है, उसकी राइट किसके पास होगी? ईस्ट इंडियन कंपनी के पास होगी। अब आप सोचो, किसी के पास टैक्स कलेक्शन की पावर दे दी गई, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर दे दी गई, तो वो अमीर तो होगा ही भाई, करप्शन तो है ही है। तो आप जानते हैं भ्रष्टाचार है, तो जहां पर भी टैक्स कलेक्ट करने जाएगा जो भी ऑफिसर, वो अपने जेब के पैसे भरेगा। तो ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जब दीवानी राइट आ गई, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का दायित्व ईस्ट इंडियन कंपनी के पास आ गया, तो ईस्ट इंडियन कंपनी को तो अमीर होना चाहिए था। ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी को और अमीर होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा था? ईस्ट इंडियन कंपनी डूब रही थी। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रहा था कि भारत में रेवेन्यू कलेक्शन का दायित्व होने के बाद भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन ये पैसे कंपनी के बजट में ना जाके लोगों के पास चले जा रहे हैं। मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो आपके करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, वो उन पैसों को खुद अपने सुख के लिए रख ले रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि द्वैत शासन भारत में कौन लगाए? डुअल गवर्नमेंट तो क्लाइव ने लगाया था। ठीक है, जिसमें निजामत किसके पास थी? जो रूलर्स हुआ करते थे उनके पास थी। और दीवानी राइट, रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था, वो किसके पास था? ईस्ट इंडियन कंपनी के पास था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी आपकी डूब रही थी। जब ईस्ट इंडियन कंपनी जाती है क्राउन के पास कि आप हमारे माई बाप हैं, हमारी मदद करिए, हम डूब रहे हैं, तो क्राउन कहती हैं कि भाई कैसे आप डूब रहे हो? हाँ, भारत में आप ट्रेडिंग करते करते, व्यापार करते करते आज आप भारत में राज्य कर रहे हो। ठीक है, आप वहां बैठे हुए हो और वहां के जो बेचारे रूलर्स हैं वो आपके हाथ पैर दबा रहे हैं, तो हम मान ही नहीं सकते कि आप घाटे में कैसे जा रहे हो। तो ईस्ट इंडियन कंपनी कहती है कि भाई हम तो घाटे में जा रहे हैं, क्वीन आप मान लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी, लेकिन हम आपको अब रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्राउन क्या कह रहा है? क्राउन कह रहा है कि आज से ईस्ट इंडियन कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिससे कि ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। दूसरा, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, ध्यान से सुनिएगा, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी पोस्ट को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास अब इनके अंदर रहकर काम करेंगे, ये चीज़ बोला जाता है। और क्या बोला जाता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय, मतलब अगर ईस्ट इंडियन कंपनी का कोई भी ऑफिसर किसी भी तरीके का गिफ्ट लेते हुए या किसी भी तरीके का ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया तो फिर देखा जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें कि जो क्राउन है वो ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करने की बात कहता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार ईस्ट इंडियन कंपनी में जो भ्रष्ट लोग हैं उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके और करप्शन कम किया जा सके। फिर हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट बाद 1786 का वो आता है अधिनियम, फिर चार्टर एक्ट, फिर आगे इस तरीके से हम सारे एक्ट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं, तो सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा क्लास। तो ईस्ट इंडियन कंपनी में सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? आया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1774 में हुआ, ध्यान रखिएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को। अब क्लास यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल, यहाँ पे जनरल शब्द को जोड़ दिया गया, जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। फिर उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसी पोस्ट को वाइसरॉय के नाम से जाना जाता है। दिख रहा है जो बोर्ड में मैंने लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के बाद बोला गया? चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद वाइसरॉय नाम से बोला जाने लगा। तो ये भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर एक चीज और बन सकता है परीक्षा में, एक प्रश्न, उसको भी मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा क्लास। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है? तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है पहला? विलियम बेंटिक। फर्स्ट वाइसरॉय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। आपको नोट करना है तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो पहला था वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था। यहाँ पे टर्म जनरल क्यों जोड़ा गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद? तो मैंने आपको बताया है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास था, अब वो किसके अंडर में काम करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर रहकर कार्य करेंगे। दिया है ना यहाँ पर,
प्रश्न देखिए क्या दिया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को। और हम देखते हैं पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी चार्टर एक्ट 1833 में क्या कर दिया गया था। जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी की, जो एकाधिकार था ट्रेडिंग में ईस्ट इंडियन कंपनी का, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टर्म यूज किया जाता है, विलियम बेंटिक यहाँ पर आ जाता है। पूरी तरीके से ईस्ट इंडियन कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडियन कंपनी खाली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाती है। 1858 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो भी समाप्त कर दी जाती है। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें क्या बोला जाता है कि आज से ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जितनी भी पावर थी वो सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई है। आज से ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल रहेगा इंडिया पे। ठीक है, क्राउन का डायरेक्ट रूल रहेगा भारत पे। ईस्ट इंडियन कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अब जो वाइसरॉय था ना, वो कौन था? वाइसरॉय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, वो क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो अभी हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया वो यही है कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको ज़्यादा पावर दे दी गई और उसको अब से हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे। और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे इनके अंदर रहकर कार्य करते थे, मतलब इनसे कम पावर उनके पास होती थी। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। क्लास स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 4। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मैंने आपको बता दिया है, वो वॉरेन हेस्टिंग था। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर पूछा गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 4 थी। एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता था जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश, इसमें एलिजा एम्फे थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता क्षेत्र में कौन कौन से विषय आपके शामिल थे? तो याद रखिएगा, सिविल, आपराधिक, नौसेना मामले इसमें शामिल थे। ठीक है, ये प्रश्न बढ़िया है। आपके परीक्षा में थोड़ा सा भी प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से पूछ लेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? तो याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिणामजनक हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व
के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशकों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं लिख रही हूँ अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख भी सकते हैं। पिट्स एक्ट में हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखने का कार्य उनको सौंपा गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट से यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटिश सम्राट करता था, ये याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, ये याद रखिएगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पर 1786 एक्ट की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1786 एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? तो 1786 एक्ट के तहत। आगे बढ़े, चार्टर एक्ट 1793 की हम बात करते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो चार्टर एक्ट था वो 1793 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया है, फिर 1853 में चार्टर एक्ट आया है। तो 20-20 साल का अंतराल पे चार्टर एक्ट आता था। यहाँ पे स्पेशल पावर चार्टर एक्ट कौन लेके आता था? चार्टर कौन लिखता था? जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो किसे देती थी? कंपनी को देती थी कुछ विशेष अधिकार, ठीक है, कुछ स्पेशल अधिकार कंपनी को दिए जाते थे। तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? तो 20 वर्षों के लिए, ठीक है। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, ठीक है, भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो 1793 चार्टर अधिनियम के तहत। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो ये भी आपका चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। फिर किस अधिनियम द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो ये 1793 चार्टर अधिनियम के तहत। तो क्लास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 1813 के चार्टर की बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, जब चार्टर 1813 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोनोपोली ईस्ट इंडियन कंपनी को दी गई थी, जो एकाधिकार ईस्ट इंडियन कंपनी को दिया गया था, वो खत्म कर देने की बात कही जाती है। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली एकाधिकार चाय के ट्रेड में, ठीक है, टी ट्रेडिंग में और चाइना के साथ बचा रहता है, ठीक है, जिसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट में। देखते हैं हम। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए की प्रोविजन की भी बात की जाती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? तो 1813, ठीक है। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस चार्टर के तहत प्रोवाइड की गई थी? 1813 वाले चार्टर के तहत। किस चार्टर द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडियन कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च देने की बात कही गई थी? तो 1813 चार्टर में। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, बस चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर?
तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर और सब जगह एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ, वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो याद रखिएगा 1813 में हमने 1 लाख रुपए एजुकेशन में देने की बात कही है, हमने नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो यहाँ पर मेरी आदत है हमने कहने की, तो आप लोग समझ लीजिएगा। 1 लाख रुपए वाला प्रोविजन 1813 में है। एकाधिकार समाप्त करने की बात कही गई है खाली चाय और चीन के साथ छोड़कर 1813 में, और क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे प्रमोट करने की बात कही गई है 1813 में, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1833 की बात यहाँ पर करते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो 1833 में 1833 में ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कॉमर्शियल एक्टिविटीज की बात की गई है, जो वो थी, ठीक है, एकाधिकार था। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 में मैंने आपको बताया है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब उसे क्या बोले जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक, ठीक है, तो वही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। वह चार्टर जिसने मुंबई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दी, वो 1833 का चार्टर था, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ध्यान दीजिएगा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट 1833, क्योंकि अब यहाँ पर जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है? तो दास प्रथा जो है वो गैर कानूनी है, ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया, किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है, कि जो आपका गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो परिषद है, ठीक है, उसमें एक आपका कौन होना चाहिए? एक लीगल एडवाइजर भी होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ भी होना चाहिए। ये इसका प्रावधान किस चार्टर में किया गया था? 1833 के चार्टर में किया गया था, याद रखिएगा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो मैकाले। मैकाले के बारे में आपने पढ़ा भी है ना, तो याद रखिएगा। पहला विधि विशेषज्ञ कौन है? मैकाले है। अब 1853 के चार्टर की बात करते हैं। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया? मतलब इनकी विधायी शक्तियां दूसरी हैं और प्रशासनिक शक्तियां दूसरी हैं। पहली बार ये किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना चार्टर एक्ट 1853 के तहत की गई थी। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्य हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभ आरंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना की गई थी, उस समिति का नाम था मैकाले समिति, याद रखिएगा। पहले पॉइंट से भी प्रश्न बनता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। यहाँ से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1858 में हुआ था। अब आपको पता है इसके पहले 1857 में रिवॉल्ट हुआ है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? मैंने आपको बताया ना, भारत का जो शासन था वो कंपनी के हाथ से पूरी तरीके से कब ले लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, ठीक है।
और पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। बोला गया कि अभी तक आप पे जो भी अत्याचार हो रहे थे, जो भी आप लोगों को परेशानी हो रही थी, वो तो ईस्ट इंडियन कंपनी आपको परेशान कर रही थी। आज से आप क्राउन के अंदर आते हैं, आप क्राउन के मेंबर हैं, तो बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो क्राउन आपकी मदद करेगा। इसीलिए हम देखते हैं नरम दल के नेता जो थे, जो नरम दल के नेता थे, जो आपके मॉडरेट्स थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बिलीव भी करते थे कि अगर हमारी बात लंदन तक, क्राउन तक पहुंचेगी कि हम पे अभी भी अत्याचार हो रहा है, तो शायद वो हमारी बात सुन ले। ठीक है, तो ये एक विश्वास जगाया गया था 1858 के एक्ट के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाने लगा? वाइसरॉय। और मैंने आपको बताया वाइसरॉय कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनमें समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? तो भारत के राज सचिव को। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1858 के एक्ट के तहत ही आपके वाइसरॉय की पोजीशन का तो गठन हुआ था। ठीक है, वाइसरॉय प्लस सेक्रेटरी। जो वाइसरॉय था वो भारत में रहता था और जो सेक्रेटरी था वो लंदन में बैठ के देखता था। तो एक नए पोस्ट का सृजन हुआ था। किस पोस्ट का? सेक्रेटरी का। तो जब आप पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉले मिंटो रिफॉर्म, तो आपको पता है मिंटो जो है वो वाइसरॉय है, मॉले जो है वो सेक्रेटरी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में भी इसी तरीके से है, जो मॉन्टेग्यू है वो सेक्रेटरी है और चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय है। ठीक है, भारत में जो है। चल आगे बढ़ते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था 15 सदस्यीय भारत परिषद का। ठीक है, ये याद रखिएगा, 15 मेंबर्स, इंपॉर्टेंट है ये। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 1858 के तहत। भारत राज सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। वो मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था जिसको कि सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता था। तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो उनके प्रति क्या रहेगा? उत्तरदायी रहेगा। अगला जो टॉपिक है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? 1861 में स्टार्ट हुआ ना। यहाँ पर बोला जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को कब शामिल किया गया? 1861 में शामिल किया गया। तो चलो प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम, यही चीज मैंने आपको बताई है, सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? तो 1861 के अधिनियम के तहत। ये याद रखिएगा। अच्छा, यहीं पर एक चीज याद रखिए, अगर वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम बात करें, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर को कब शामिल किया गया? पहले इंडियन मेंबर को, तो वो 1909 में। और वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, एसपी सिन्हा थे। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय जो थे वो एसपी सिन्हा थे, जिनको कि कौन से एक्ट के तहत मतलब सम्मिलित किया गया था? 1909 वाले, जिसको कि हम मॉले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। अभी डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़े। यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वाइसरॉय को। ये याद रखिएगा, जो ऑर्डिनेंस पावर थी ना, ऑर्डिनेंस पावर वो किसके पास थी? वो वाइसरॉय के पास थी। ठीक है, क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा मद्रास मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो ये याद रखिएगा 1861 एक्ट के तहत। ठीक है, जो शक्तियां ली गई थी मुंबई और मद्रास से, वो शक्तियां उनको वापस दे दी गई, उनकी विधायी शक्तियां। ठीक है, और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई 1861 एक्ट के तहत। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी पॉइंट याद करना होगा याद कर सकते हैं आप।
अब देखिए, किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में की गई थी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वाइसरॉय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी तो विभागीय प्रणाली की। यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1861 एक्ट के तहत हुई थी। तो 1861 की अगर हम बात करें तो एक तो आप याद रखेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम की, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दूसरा आप याद रखेंगे ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किससे दी गई थी? वाइसरॉय को दी गई थी, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। और भारतीयों को शामिल किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें आपके कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, जो बनारस के राजा थे, ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। 1861 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा, पोर्टफोलियो सिस्टम की, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई थी वाइसरॉय को, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें सर दिनकर राव, ठीक है, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला सम्मिलित थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े क्लास, आगे बढ़ते हैं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 की बात की गई थी। ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? जो अतिरिक्त सदस्य थे उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषद थी। कहाँ कहाँ इस एक्ट के तहत विधान परिषद स्थापित की गई थी? तो बंगाल में, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत, ठीक है, किन प्रांतों में स्थापित की गई थी विधान परिषद? विधान परिषद का गठन किन किन प्रांतों में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुआ था, पश्चिमी सीमा प्रांत में, और पंजाब में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, बंगाल में और पंजाब में। क्या? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वाइसरॉय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1861 एक्ट के तहत किया गया था। वह अधिनियम जिसमें भविष्य के प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था, तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो यहाँ पर देखिए, भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था, तो वो आपका 1861 वाला एक्ट था। वाइसरॉय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन का अधिकार दिया गया था, किस एक्ट के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात करते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज याद करनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। केंद्रीय विधान परिषद सहित वाइसरॉय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 1892 के तहत दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत, नॉमिनेशन की बात की गई है, नॉमिनेटेड
मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी? न्यूनतम 10 थी और अधिकतम 16 हो सकती थी। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? परोक्ष निर्वाचन रीति। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो 1892 के तहत दिया गया था। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। ये याद रखिएगा। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था। आगे बढ़ते हैं। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। कहां से? विश्वविद्यालय से, नगर पालिका से, जिला परिषद से, व्यापार संघ से, जमींदार आदि की सिफारिशों पर। ये ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता था? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो पूरक प्रश्न। ठीक है, अगर एक प्रश्न आपने पूछ लिया तो उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। ये याद रखिएगा। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? तो परामर्शदात्री परिषद जैसी, मतलब एडवाइस दे सकती थी, बस पावर नहीं थी, रियल पावर, बस एडवाइस दे सकती थी। अब 1909 की बात करते हैं, जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आप सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो बोला जाता है वो पृथक निर्वाचन की बात की जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया था जिनका के नाम एसपी सिन्हा था। तो एक एक चीज को देखते हुए चलते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मॉर्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1910 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। 1909 के अधिनियम द्वारा वाइसरॉय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो यहाँ पर अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा। 1909 के अधिनियम द्वारा वाइसरॉय परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो ये आपकी 69 हो गई थी। चलो आगे बढ़े। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी? यहाँ पर पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की गई थी। तो आप याद रखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन के आधारशिला जैसे तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1909 वाला था। मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि पाकिस्तान की नींव तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 में ही रख दी गई थी, जब वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी। ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन। चलो हो गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मिंटो को माना जाता है। भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी? तो मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, तो वो कौन सा है? वो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अरुंडेल थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, A.T. अरुंडेल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में किससे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मैंने आपको बता दिया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, एसपी सिन्हा को। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम किसे कहा जाता है? तो 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को।
भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित हुआ था? दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ था? 3 जनवरी 1921 में। याद रखिएगा, डेट पूछ लिया है, नोट कर लीजिए कहीं पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? द्वैत शासन, जिसको कि हम डायरकी कहते हैं। डायरकी में क्या होता था? 2 तरीके की लिस्ट होती थी, एक रिजर्व लिस्ट होती थी, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होती थी। ठीक है, रिजर्व लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके पास लॉ बनाने का, उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर वाइसरॉय के पास होती थी, जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे, तो वाइसरॉय के पास शक्ति रहती थी पूरी तरीके से। ट्रांसफर्ड लिस्ट को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो इंडियन मेंबर्स आपके थे उनके पास भी पावर होता था, मतलब डिसीजन लेने का। तो 2 तरीके की लिस्ट थी, ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट। ठीक है, डायरकी, द्वैत शासन की बात यहाँ पर की गई है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में, एक आरक्षित जिसे हम रिजर्व लिस्ट कह रहे हैं और एक हस्तांतरित विषय जिसे हम ट्रांसफर्ड लिस्ट कह रहे हैं। आगे देखिए, हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो यहाँ पर मंत्रियों की सलाह पर कार्य किया जाता था। ठीक है, इसमें मंत्रियों में आपके इंडियंस भी शामिल हो सकते थे। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य किया करते थे? कार्यकारी परिषद के। ठीक है, यहाँ पर जो वाइसरॉय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, वही खाली रिजर्व लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता था। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? ठीक है, तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 एक्ट की बात की गई है। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन किया गया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं डायरकी की, ठीक है, तो डायरकी जो है वो प्रोविंस में लगाई गई थी, प्रांत में लगाई गई थी। और 1935 वाले एक्ट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर डायरकी प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दी गई थी। ये भी प्रश्न पूछता है। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला, देखिए पृष्ठभूमि तैयार की गई है यहाँ पर एक तरीके से, तो वो आपका 1919 वाला एक्ट है। यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार की गई है जहाँ पर एकात्मक से संघात्मक की ओर हम मूव कर रहे हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? केंद्र सरकार का होता था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1919 के अधिनियम का सुझाव किस तरह का था, किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ था। भारत सरकार 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? तो गवर्नर का। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब हम अभी पढ़ते हैं भारत में, तो हम 7 शेड्यूल की बात करते हैं जिसमें डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है। ठीक है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किया गया। स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और आपका यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में सारा जो जितने भी लॉज हैं, जो भी डिसीजन है वो सेंट्रल लेता है। स्टेट लिस्ट में जो आपके डिसीजंस होते हैं वो स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा लिया गया था। और समवर्ती सूची की जब हम बात करते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं, तो दोनों के पास पावर होता है, सेंटर और स्टेट के पास, दोनों के पास पावर होता है। लेकिन अगर कभी किसी भी सब्जेक्ट को लेके क्लैश होता है, ठीक है, डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के पास, ठीक है, इन दोनों के बीच में किसी तरीके का मतभेद होता है, क्लैश होता है, तो उस कंडीशन में कौन ज़्यादा पावरफुल है? सेंटर। ठीक है, जो सेंटर जो डिसीजन लेगा वो माना जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन आपके परीक्षा में जब हम 1919 एक्ट वाले की बात करते हैं और उसमें बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषय में भ्रम की स्थिति में, ठीक है, कि कौन स्पष्टीकरण मत और निर्णय जो होता है किसका अंतिम होता है? तो वो गवर्नर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो 9 प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषद किस प्रकार की थी? तो एक सदनीय थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? तो मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी। प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो विधि बनाने का अधिकार 1919 एक्ट के तहत दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य था? तो 1919 वाले एक्ट के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? तो 3 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया था प्रांतीय विधानसभा का, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति किसके पास थी? तो ये सारी शक्तियां किसमें निहित थी? गवर्नर में निहित थी। ठीक है। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? तो वो पंजाब था। मंत्री गवर्नर के पश्चात पर्यंत की ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मंत्री गवर्नर के पश्चात पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, इसके बाद 1919 एक्ट में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वाइसरॉय की अनुमति। ठीक है, वाइसरॉय की अनुमति होनी चाहिए थी। देखिए, सेम प्रश्नों को हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं, आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, सेम वही चीज अलग अलग तरीके से पूछी गई है आपके परीक्षा में। अब आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? तो 1919 अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा 1919 एक्ट के तहत। 1919 अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल क्या निश्चित किया गया था? 5 वर्ष निश्चित किया गया था। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, विधानसभा में कर वृद्धि विषयक और सभी प्रस्ताव जो आर्थिक बिल से रिलेटेड थे उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। आगे बढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? कांग्रेस के मध्यमार्गी लोगों द्वारा। मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? 1919 के अधिनियम के जांच के हेतु। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता था और शासन भी करता था, यह कथन किससे संबंधित है? कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वो राज भी करता था और शासन भी करता था, यह कथन जो है वो संबंधित है 1919 के एक्ट के से। ठीक है। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, याद रखिएगा। किसका कथन था? चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसके परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे, महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी किसमें? गवर्नर जनरल में। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द को प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों का विभाजन किस तरीके से किया गया था? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वही स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसकी बात हम अभी भी करते हैं। किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो लिखित संविधान देने का प्रयास भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 को कब पारित किया था? तो 1935 में पारित किया था।
भारत शासन अधिनियम 1935 की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी, बोला गया है भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। मैंने आपको बताया है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, डायरकी की बात प्रोविंस में किस एक्ट के तहत की गई थी, तो आप बताएंगे 1919 एक्ट के तहत की गई थी डायरकी प्रोविंस में। और इसी द्वैत शासन को, डायरकी को सेंटर में कब लागू किया गया था, 1935 एक्ट के तहत, ये याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी गवर्नर जनरल के हाथ में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था, तो ये याद रखिएगा, अखिल भारतीय संघ शब्द जो है वो प्रस्तावित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई थी। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं क्लास। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। आगे देखते हैं, वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए अनिवार्य था। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए अनिवार्य था। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्ति के प्रयोगकर्ता अधिकारियों के रूप में। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास, ध्यान दीजिएगा। जहां पर भी आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता होगी ले लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर जनरल जो कि वाइसरॉय हुआ करता था और उसके 3 सदस्य हुआ करते थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उनके मंत्रिमंडल द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था, वाइसरॉय को प्रदान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल किसके अधीन हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल भारत के सचिव, सेक्रेटरी के अधीन हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति तथा पदच्युति केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृत की घोषणा करने का अधिकार किसके पास था, ये सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल सदनीय थी। कैसे हम बात कर रहे हैं संघीय विधानमंडल की, तो ये याद रखिएगा द्वैत सदन हुआ करता था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल के सदनों में प्रावधानित सदस्य की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में 375। याद रखिएगा 260 और 375 नंबर पूछा गया है। आगे बढ़े। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था, तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। आगे बढ़े। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्ति करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति किसके पास निहित थी, तो ब्रिटिश संसद के पास निहित थी। ठीक है, किसके पास पावर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था, तो मंत्रिमंडल को दिया गया था।
1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण कौन करता था? गवर्नर करता था। आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? तो बताइए, द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई थी? तो बंगाल में, बिहार में, असम में, मुंबई में, मद्रास में तथा संयुक्त प्रांत में, यूनाइटेड प्रोविंस में। याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, असम, मुंबई, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था? तो किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था? गवर्नर जनरल द्वारा, वाइसरॉय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फेडरल कोर्ट की स्थापना किसके तहत की गई थी? 1935 एक्ट के तहत की गई थी। याद रखिएगा। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया है? तो 1935 के एक्ट से प्राप्त किया है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय, फेडरल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या थी। एक प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। याद रखिएगा। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है क्लास। 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 65 वर्ष, 65 ईयर निर्धारित की गई थी। अब देखिए, वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये किसने बोला था 1935 के एक्ट को कि एक ऐसी कार है जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है? ये जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा है? तो ये इन्होंने 1935 एक्ट को कहा है। किस वाइसरॉय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड लिंथगो के समय। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था कि 1919 एक्ट जो है वो भारतीयों के लिए एक नया बेड़ियां है, ठीक है, बेड़ियों का जाल है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अब क्रिप्स मिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भारत आया है, आप सभी को पता है। क्रिप्स मिशन में पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। पूछा जाता है किसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेगा? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो ये क्रिप्स मिशन में स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। किस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा? तो डोमिनियन स्टेटस की बात किसमें कही गई थी? क्रिप्स मिशन में कही गई थी। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों भी शामिल होंगी। यह प्रस्ताव किसमें बोला गया था? ये भी क्रिप्स में बोला गया था कि संघीय व्यवस्था का निर्माण हम करेंगे जिसमें ब्रिटिश प्रांत मतलब जो प्रोविंस है वो होंगे, देशी रियासतें होंगी। ठीक है, यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था। प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किसमें बोला गया था? कि अगर प्रांत चाहें तो वो संघ में आ सकते हैं, अगर चाहें तो अलग रहें। तो ये बोला गया था क्रिप्स मिशन में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? क्रिप्स मिशन को। अब मुस्लिम लीग को तो चाहिए था भाई अलग देश, उनको तो पाकिस्तान की डिमांड चाहिए थी, तो उनको ये सब चाहिए नहीं था, अलग देश की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि
क्रिप्स मिशन में ये बोला गया है अगर प्रांत और रियासतें चाहें तो वो ज्वाइन कर सकती हैं, नहीं तो वो अलग भी रह सकती हैं, अपना इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, जो कि मैंने आपको बताया। कैबिनेट मिशन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया है? 1946 में आया है। कैबिनेट मिशन में मेंबर्स कौन कौन से थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, पैथविक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे, याद रखिएगा। वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान की थी तो वो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति किसने प्रदान की थी? कैबिनेट मिशन 1946 ने। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? तो एक सदस्य जो था वो 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था, याद रखिएगा। एक सदस्य जो हुआ करता था वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया है? तो वो कैबिनेट मिशन ने बताया है, ठीक है, सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना। आगे देखते हैं, भारत में अंतरिम सरकार की बात करते हैं। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अब क्लास यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसको भी देख लीजिएगा, अंतरिम सरकार में कौन कौन थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। विदेश व राजमंडल मामले कौन देखता था अंतरिम सरकार में? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना प्रसारण विभाग व रियासत तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त विभाग लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर थे। रक्षा विभाग बलदेव सिंह, ठीक है। यहाँ पे उद्योग व आपूर्ति विभाग जॉन मथाई। शिक्षा विभाग श्री राजगोपालचारी। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। श्री राजगोपालचारी शिक्षा विभाग हो गया। गजनफर अली स्वास्थ्य विभाग हो गया, ठीक है। जोगेंद्र मंडल विधि हो गया, विधि विभाग। CH भावा कार्य खान तथा बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। अरुणा आसफ अली रेलवे विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग और II चुंद्रीगर ये वाणिज्य विभाग। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामलों के वैज्ञानिक शोध से भी रिलेटेड थे। कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके अंतर्गत थे, कौन कौन से मिनिस्ट्री, उसकी बात की गई है। गृह सूचना एवं प्रसारण की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करेंगे तो खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आप सभी को पता है, शिक्षा विभाग। विधि विभाग की बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन। जगजीवन राम श्रम विभाग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्लास, सुमेलित करने को दे देता है, मैच करने को दे देता है यहां से प्रश्न। आगे देखिए, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, ठीक है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग विभाग। वित्त RK चट्टी राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग। वाणिज्य CH भावा रफी अहमद किदवई संचार विभाग। कार्य खान एवं ऊर्जा काटगिल, ठीक है। आगे बढ़े, अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो 4 जुलाई 1947 को ये आपका पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति दी थी? तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1947 के तहत। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर व गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? तो ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? माउंटबेटन प्लान। मैंने आपको पहले भी बताया, माउंटबेटन के पहले जितने भी आपके प्लान्स आए थे, कहीं पर भी हमने ना ही बंटवारे की बात की थी और ना ही यहाँ पे स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वतंत्रता की। तो बंटवारा और पूर्ण स्वतंत्रता दोनों माउंटबेटन प्लान के थ्रू मिला है। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। अब यहाँ से हमें प्रियम्बल देखना है। अब आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इंडियन पॉलिटी को पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रियम्बल को, प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट और आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं उनको डिस्कस कर लो। ये एक्ट वाले से रिलेटेड मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो एक बार आप वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के ही फॉर्मेट में, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो सके। नहीं तो अगर मैं बहुत एक्सप्लेन करने लगूंगी तो उतना टाइम नहीं है, अभी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए टॉपिक्स के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, टिक कोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास।